देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और आज की जो कहानी है मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। यह एक ऐसा डरावना किस्सा है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में हमारी इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी शक्तियों का वास है। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही दास्ता जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप उठती है। वो शनिवार का दिन था और रोज रोज की तरह मैं आज भी अपने कॉलेज से घर लौट रहा था। लेकिन इसी बीच मुझे मेरे दोस्त सुमित ने बताया कि कल उसका बर्थडे है और उसकी बर्थडे पार्टी के लिए उसने एक बेकरी को बुक किया है, यानी कि एक रेस्टोरेंट को लगभग बुक कर दिया था। रेस्टोरेंट के ऊपर का हॉल उसने बुक किया था, लेकिन जब हमने रेस्टोरेंट के मालिक से जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि रेस्टोरेंट के हॉल को बंद हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं और अभी तक उसे खोला नहीं गया है, इसलिए कल आप सभी आकर उसकी साफ सफाई कर लेना। अब हम लोग उसकी सफाई कर लेते हैं, इसलिए मैं आज घर जाने के बजाय दोपहर के 3:30 बजे के आसपास रेस्टोरेंट में रुक गया। मैं और मेरे दोस्त सुमित, दिनेश और काफ़ी सारे दोस्त एक जगह मिलकर उस हॉल की सफाई करने के लिए चल दिए, क्योंकि अब उस हॉल को पूरे तरीके से हम साफ करने वाले थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी काम में लग गए। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, लेकिन हम जल्दी जल्दी उस हॉल को साफ करने लगे। जब हम उस हॉल को साफ कर रहे थे तो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें बताया कि यहाँ पर टहलना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम सभी नीचे पार्टी कर लें। लेकिन हमने साफ साफ मना कर दिया। हमने बताया कि हमें तो बस इसी जगह पर पार्टी करनी है, क्योंकि नीचे शराब पीकर जोर जोर से शोर मचाने वालों को पुलिस अंदर डाल देती है। इसीलिए हमने सोचा कि हम बंद कमरे के अंदर ही शोर शराबा करेंगे। और यही सोचकर मैंने और सुमित ने ये तय कर लिया था कि पार्टी तो हम कल यहीं पर करेंगे। फिर उसके बाद कब शाम हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। सभी लोग उस हॉल से बाहर जा चुके थे और हॉल सच में बड़ा ही सुंदर था। उसके चारों तरफ हमने इतनी शानदार सजावट कर दी कि वो दिखने मात्र से ही खूबसूरत लगने लगा था। लेकिन हमें क्या पता था कि खूबसूरती की मिसाल हमें एक दर्दनाक हादसा देने पर मजबूर कर देगी। उस वक्त तो हमने इस हॉल को काफ़ी अच्छे से सजा दिया था। फिर उसके बाद हमें भी अब अपने घर लौटना था। शाम के करीब 7:30 या 8 बजे के आसपास जब हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकलने लगे, तभी मुझे ऐसा लगा कि उस हॉल के अंदर से आवाज़ आई है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई उस हॉल के अंदर रह गया है। वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए मैं तुरंत ही केबिन के पास से होता हुआ जब उस हॉल के एकदम अंदर पहुंचा, तब जाकर मैंने देखा कि मुझे तो वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इसी बीच मुझे किसी के पैर नजर आए और ये देखकर एक पल के लिए मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मौजूद है और वो ऊपर से लटका हुआ है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाई। इसी बीच मैंने देखा कि किसी के पैर तो नजर आ रहे थे, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, और वो पैर भी मुझे दरवाजे के छोटे से खरोच के अंदर से दिखाई दे रहे थे। इसलिए मैंने तुरंत ही चाबी निकाली और उस हॉल को खोलने लगा। फिर जैसे मैंने उस हॉल को खोला तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर अब तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और वहाँ का सारा नज़ारा एकदम साफ था। ये देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मुझे किसी के पैर नज़र तो आए थे, फिर इतनी जल्दी उन पैरों का गायब हो जाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। ज़रूर यहाँ पर कोई गड़बड़ चल रही है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था और ना ही किसी और चीज़ का नामो निशान था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर बैठा हूँ, यानी कि मैंने हॉल के ऊपर आकर गलती कर दी है। मैं तुरंत ही वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर मुझे अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई दो जने एक जगह मिलकर आपस में हल्की आवाज़ में बात कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बार अपनी नज़र घुमाई, लेकिन मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया। सच में ये चीज़ हर किसी को हैरान कर देती है, खासकर अगर आप अकेले हों तो आपके चारों तरफ अंधेरा हो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें डरा ही देती हैं। फिर उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वापस से रेस्टोरेंट में पहुंच गया, और उसके बाद जैसे मैं रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा तो मैंने इन्हीं बातों का वर्णन उस रेस्टोरेंट के मालिक से किया। तो उसने बताया कि यहाँ पर इस तरह की घटनाओं का होना एक आम बात है। लगता है तुम अकेले अंधेरे में गए थे तो तुम्हें ज़रूर ऐसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि ऊपर वाली जगह इतनी ज़्यादा डरावनी है कि उसे देखकर हर कोई डर जाता है।
मुझे लगा कि रेस्टोरेंट का मालिक जीतू सही कह रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं वही हमें दिखाई देने लगती हैं। इसलिए मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन आज हुए इस छोटे से हादसे ने मेरे दिल में थोड़े से डर को पैदा कर दिया था। खासकर उस हॉल के हिसाब से मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन मैं बार बार उस चीज़ को सोच सोच कर नज़रअंदाज करता रहा। बस ऐसा ही लगता कि ज़रूर मेरे दिमाग का कोई भ्रम हो सकता है। फिर मैंने इसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया और उसके बाद मैं अपने घर लौट गया और मैंने इन चीज़ों को भी अपने दिमाग से कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था। मैंने सोचा कि अब जो हो रहा है वो सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है, इसके अलावा मुझे कुछ और भी सोच नहीं रहा था। फिर जैसे मैं घर लौटा तो मैंने आज की ये बात अपनी मम्मी को भी बताई। मम्मी भी मेरी बात को सुनकर हंसने लगी और मम्मी ने कहा, ज़रूर बेटा तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं खुद अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, फिर भला मुझे इस तरह का भ्रम कैसे हो सकता है। और यही सोचकर मैंने इस बात को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों पैरों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों को रात में किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा हो। दरअसल मेरे पैरों में बहुत ज़ोर का दर्द और झंझनाहट सी हो रही थी, और वो दर्द इतनी तेज गति से हो रहा था कि दोनों पैरों की पैर तली के अंदर जलन होने लगी। जब मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा, ज़रूर मौसम की वजह से ऐसा हुआ होगा बेटा। फिर मैं तैयार होकर सुमित के बर्थडे पार्टी के लिए निकल गया। लेकिन आज जो होने वाला था उसके बारे में ना ही तो मैंने कभी सोचा था और ना ही मेरे दोस्त सुमित ने उस चीज़ के बारे में एहसास किया होगा कि ज़िंदगी में हम किसी ऐसी चीज़ से भी सामना करेंगे जो बेहद ही ज़्यादा डरावनी होगी। सुबह सुबह मैं तैयार होकर सुमित के बर्थडे पार्टी के लिए निकल गया और उसके बाद मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया जिसका हॉल हमने बुक करवाया था। क्योंकि उसकी चाबी भी मेरे पास ही थी तो वहाँ पर मुझे ही सबसे पहले जाना था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि सुमित तो पहले से ही तैयार हो गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। यह देखकर मैं सुमित की तरफ मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर जाकर हॉल का दरवाज़ा ओपन करता हूँ। और उसके तुरंत बाद ही मैं ऊपर पहुँचा। जब मैं हॉल में पहुँचा तो मैंने देखा कि हॉल के अंदर अभी भी मुझे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा था। सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था कि उसे सुनने मात्र से ही डर लग जाए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि कान के साथ में हमारे रंगों में दौड़ने वाले खून की ध्वनि भी हमें साफ साफ सुनाई दे जाए। इतनी ज़्यादा खामोशी को देखकर वहाँ पर हर किसी का घबरा जाना एक सामान्य बात थी। फिर उसके बाद मेरे पीछे पीछे सुमित और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गए। फिर हम तीनों हॉल के अंदर पहुँचे। हॉल की सजावट हमने इस कदर कर दी थी कि उसे देखकर हर किसी का मन लुभ जाए। अभी तो यहाँ सुमित के बाकी सारे दोस्त भी आने वाले थे। मैं, सुमित और बाकी जने हम सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद वहाँ पर भीड़ लगने लगी और अब वक्त हो चुका था बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। इसलिए हमने पहले से ही केक मंगवा कर रखा हुआ था। लेकिन हमने तो ये प्लान बनाया था कि हम शाम होने के बाद केक को काट लेंगे। लेकिन फिर सुमित ने बताया कि अभी तक सारे लड़के नहीं आए हैं, इसलिए हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। शाम के करीब 5 बजे के आसपास हम केक को काट देंगे, क्योंकि उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसके घर पर जाना था। क्योंकि घर वाले शाम को कहीं रुकने के लिए लड़की को अलाउ नहीं करते। सुमित ने बताया था कि वो उसे छोड़ने के लिए जाएगा, तब तुम लोग एक दूसरा केक मंगवा लेना। पहले तो हमने वो केक काट लिया और उस वक्त तो हमने सुमित को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत नहीं किया, क्योंकि वहाँ काफ़ी और भी लड़कियाँ थी जो उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी। लेकिन हमें क्या मालूम था कि कयामत का जो तूफान आने वाला है उसके आने में बस कुछ ही समय की देरी है। यानी कि कुछ देर के बाद ही अचानक से उस बेकरी के ऊपर वाले हॉल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सन्नाटा पसरने का एक कारण तो ये भी था कि 1 घंटे के लिए सारे के सारे लड़के वहाँ से निकल चुके थे। मैं और सुमित केवल हम दोनों ही मौजूद थे और इसी बीच हम दोनों के बीच उस हॉल को लेकर कुछ बातचीत होने लगी। तभी मैंने सुमित को बताया कि कल मेरे साथ इस हॉल के अंदर एक अजीब सी घटना हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो घटना मेरे दिल और दिमाग में अब बस चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ गंदा देख लिया हो। इसी बीच सुमित ने कहा, इस तरीके के हादसे होना एक आम बात है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी सोच आ ही जाती है कि हम कुछ गलत देख रहे हैं, हालांकि उस वक्त हमारा दिमाग हमें ये सब चीज़ें दिखाता है। उसने कहा ही था कि अचानक ही हमारे सामने पड़ी टेबल एकदम से हिलने लगी।
वो इतनी जोर से हिल रही थी कि मैं आंख फाड़ फाड़ कर उसी की तरफ देखने लगा। तभी सुमित ने उसे एकदम से पकड़ लिया। इस वक्त मैं थोड़ा डर गया था। तभी सुमित ने कहा, हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मैंने भी यही सोचा कि बाहर तेज हवा चल रही है तो उस हवा के वेग से ही टेबल एक जगह से दूसरी जगह हिल गई होगी, और यही सोचकर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन बार बार हो रहे हादसे हमें किसी चीज़ का संकेत दे रहे थे जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त सुमित ने कहा, चलो अब हम कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं। इतना कहने के बाद मैं और मेरा दोस्त सुमित हम उस हॉल से बाहर निकलने लगे। अभी हम निकलने ही वाले थे कि तभी हमारे सारे के सारे दोस्त वहां पर पहुंच गए, और सारे दोस्तों के वहां पहुंचते ही हम सभी के बीच कुछ बातचीत होने लगी। अभी हम सभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मेरे दोस्त सुमित ने कहा, चलो एक बार हॉल में चल के बातचीत करते हैं और वहीं पर थोड़ी गपशप करेंगे। शायद उस वक्त रात के 7:30 बज चुके थे और अंधेरा पूरी तरह से बिखर चुका था, और मैंने अपनी मम्मी और पापा को बता दिया था कि आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं सुमित के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने वाला हूँ। इसलिए मुझे तो घर जाने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन हमारे सारे के सारे दोस्त उस हॉल में एंजॉय करने लगे, और एंजॉय करने के बाद अब मेरे सारे दोस्त घर के लिए निकल चुके थे। मैं और सुमित अब हम दोनों ही वहाँ पर बचे थे। तो इसी बीच मैंने सुमित को बताया कि हमें मूवी देखे बिना काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज हम दोनों को एक साथ चलकर मूवी देखकर आना चाहिए। सुमित भी मेरी बात से एग्री करता हुआ बोला, हाँ यार, हम मूवी देखने के लिए चलेंगे, लेकिन कुछ देर हम रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन की भागदौड़ के कारण मेरा माथा दर्द करने लगा है। और ये सुनकर मैंने सुमित को कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तब तक मैं बाहर टहलता हूँ। इतना कहकर सुमित वहीं हॉल के अंदर मौजूद एक गद्दी के ऊपर लेट गया और आराम से रेस्ट करने लगा। इधर मैं उस हॉल के ऊपर वाली छत पर आ गया था। कुछ देर तक तो मैं इसी तरह चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे अपने दोस्त की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत ही भागा और सीढ़ियों से होता हुआ झटके से उस हॉल के पास पहुंचा, तो मैंने देखा कि अब वहां पर सुमित दर्द के मारे तड़प रहा था। जैसे ही मैं सुमित के पास पहुंचा और उसे संभालने लगा, तो मैंने देखा कि सुमित के शरीर पर तो कहीं खरोच तक नहीं आई थी। फिर उसे किस चीज़ का दर्द हो रहा था। जब मैंने सुमित से इस बात को पूछने की कोशिश की, तो उसने बताया कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। जब मैंने सुमित से इस बात को पूछने की कोशिश की, तो उसने बताया कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा था, और तभी उसे अपने सामने काले कपड़े पहने एक चीज़ नजर आई थी जिसके दांत बड़े बड़े थे, और अचानक ही उसने सुमित के पेट के अंदर अपने नाखून गड़ा दिए। जब मैंने सुमित के पेट को देखा तो वो सही सलामत था। मैंने सुमित को कहा, अरे भाई, लगता है तेरे दिमाग में हॉरर मूवी का सीन बच गया है, इसलिए तुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं सुमित को होश में लाया और उसको बताया कि तू सही सलामत है। तब जाकर उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आजू बाजू में देखा, तो उसे भी एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल सही है। फिर उसे वो काली काली कौन सी चीज़ वहाँ पर नजर आई थी। मुझे लगा कि सुमित हॉरर मूवी कुछ ज़्यादा ही देखता है, तो उसके दिमाग में इस तरीके की बात चलने लगी थी, जिस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने सुमित को कहा, देखो, चिंता मत करो, इस तरह का हादसा होना यहाँ आम बात है, क्योंकि अब तो रेस्टोरेंट का मालिक जीतू भी यहाँ से जा चुका है, और हमें अभी बाहर वाले दरवाजे से जाना है, और रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है, और यहाँ अकेले हमारे साथ इस तरीके के हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऊपर से ये जगह कुछ ज़्यादा ही डरावनी है। मैंने यही बोलकर अपने दोस्त को किसी तरह समझाया, लेकिन एक चीज़ तो अब काफ़ी देर से मेरे दिमाग में भी चक्कर काटने लगी थी कि आखिर इस जगह पर ऐसी कौन सी गड़बड़ है जिसने मुझे भी एक बार के लिए हैरान कर दिया था, और अब दोबारा मुझे इसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के होने का एहसास हो रहा था। अभी मैं अपने दोस्त को संभाल ही रहा था कि तभी उस हॉल का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया, और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ था कि मैं देख ही नहीं पाया कि आखिर दरवाज़ा हवा के कारण बंद हुआ है या फिर किसी ने उसे झटके से बंद कर दिया है। मेरी आंखें अब सामने डोर के ऊपर टिकी हुई थी। तभी मेरे दोस्त डर से कांपते हुए बोला, भाई देख, तेरे सामने कौन नजर आ रहा है। जैसे उसने इतना कहा तो मैं उसी की तरफ देखने लगा, और जब मैंने उसके हाथ की ओर देखा तो मैंने पाया कि दीवार के ऊपर कोई महिला उल्टी लटकी हुई थी, और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे शरीर में डर की एक बिजली सी दौड़ गई थी, और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी जुबान से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाई थी। मेरे दोस्त ने कहा, देख भाई, यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें खिड़की को तोड़कर नीचे कूदना होगा। लेकिन मैंने तो इतना भी सुना था कि इस बेकरी के आसपास का पूरा इलाका हॉन्टेड है, लेकिन कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया था। ये बात खुद जीतू ही तो बताया करता था कि उस बेकरी के आजू बाजू में रात में कोई नहीं भटकता। कहते हैं कि उस बेकरी के आजू बाजू में भूत प्रेत रहते हैं,
इस बात में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, इस बात का पता आज ही चलने वाला था। जैसे सुमित ने बताया कि यहाँ से नीचे कूदने का एकमात्र रास्ता वही है, तो मैंने खिड़की को एक जोरदार लात मारी। लेकिन ये क्या, मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कांच की वो खिड़की टूट ही नहीं पाई। उल्टा मेरे पैर में एक जोरदार मोच आ गई थी। और अब तक तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि यह इस हॉल का खेल है, वरना इतनी ज़्यादा ताकत लगाने के बाद भी कोई दरवाज़ा ऐसे नहीं टूट सकता। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरे दोस्त सुमित को एकदम से किसी ने पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। जब मैंने अपने दोस्त को इस तरह संकट में देखा तो मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। जैसे मैंने उसके पैर को छुआ तो मुझे भी एक बहुत जोरदार धक्का लगा और धक्का लगने के कारण मैं उस हॉल की एक दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराते मेरे पूरे बदन में सनसनी सी मच गई, क्योंकि मेरे पूरे बदन के अंदर सनसनी मची हुई थी। डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और उसके साथ ही अब तो पूरा का पूरा शरीर जख्मों से भर गया था। एक अजीब सा दर्द मेरे शरीर को सता रहा था। अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं एक ऐसे संकट में फंस गया था जहां से खुद को बचाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी बीच मेरे दोस्त सुमित ने कहा, भाई यहाँ से बचकर भागना होगा, वरना यह अतृप्त आत्मा हम दोनों को मौत के घाट उतार देंगी। मेरे दोस्त सुमित की भी बात सही थी, क्योंकि वो आत्मा कुछ इस तरीके से अपना कहर हमारे ऊपर बरपा रही थी जैसे कि कुछ देर के अंदर ही वो हमें ख़त्म कर देंगी। डर से मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी तो दूसरी तरफ सुमित भी पूरा टूट चुका था। उसे 2 बार दीवार की छत से टकराकर नीचे गिराया गया था, जिस वजह से उसके पूरे जिस्म के अंदर खरोंच आ गई थी। उसका शरीर भी काफ़ी हट्टा कट्टा था, तो गिरने पर चोट भी अच्छी खासी आती। मैंने अपने दोस्त सुमित को कहा, भाई एक काम करते हैं, हम मेन डोर को तोड़ते हैं। मुझे अपने दोस्त सुमित की बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी, क्योंकि हम अगर उस खिड़की को नहीं तोड़ पाए तो क्या पता हम अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को तोड़ सकें। यही सोचकर हम दोनों ने एक बार जोर से दरवाजे पर मारा। दरवाजे पर लगने के कारण भी वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये गले हुए दरवाजे इतने मजबूत कैसे हो गए, क्योंकि जैसे हमने पहली बार इस दरवाजे को खोला था तो उसके ऊपर पपड़ी जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये दरवाज़ा बस कुछ ही दिनों के अंदर ही टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा बार कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा हम तोड़ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दरवाजे के अंदर एक नई ताकत आ गई हो। समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों करें तो करें क्या, क्योंकि अगर हम उस सामने वाले दरवाजे को भी नहीं तोड़ पाए तो हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का, क्योंकि अब वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। हम दोनों ने बार बार कोशिश की और उस दरवाजे को तोड़ने के अंदर जुट गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस दरवाजे को हिला तक नहीं पाए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये काली शक्तियाँ हमारे साथ क्या करना चाहती हैं। फिर उसके बाद हम दोनों जनों ने किसी तरह हिम्मत की और हकलाते हुए सामने की तरफ नजर आ रही उस महिला से बोल पड़े कि आखिर हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुमने हमें यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है। बस हमने इतना कहा ही था कि तभी उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर दफना दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक लड़की के परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा जब वो सोचते होंगे कि उसकी बेटी आज घर नहीं आई। यह सुनकर तो हम दोनों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमें कहना क्या चाहती है। फिर मैं उसके सामने हाथ जोड़ते बोला, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ और आज तक मैंने किसी भी लड़की को कुछ गलत नहीं कहा। जैसे ही मैंने इतना कहा तो उसने बताया कि वो अच्छे से जानती है कि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ और उसने इस चीज़ को महसूस किया है और इसलिए ही वो अभी तक यहाँ जिंदा है। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरी मौत के बाद यहाँ पर कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता, इसलिए मेरे दहशत से इस हॉल को बंद करवाया गया था। लेकिन तुम लोगों ने इसे वापस से जिंदा कर दिया और अब तुम दोनों को अपनी मौत को घाट उतारने से कोई भी नहीं रोक सकता। उस वक्त मैं उस लड़की के सामने इस कदर गिड़गिड़ा रहा था कि उसे मेरे ऊपर दया आ गई और फिर उसने कहा, वास्तव में तुम्हारा व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मौत के घाट उतर चुका होता। तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम उस काम को कर पाए तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगी, और अगर तुम वो काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार कर दफना दूंगी। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम हामी भरें या फिर उसे मना कर दें। तभी मेरे दोस्त सुमित ने कहा, ठीक है, आप जो काम करवाना चाहें हम कर सकते हैं। फिर उस लड़की ने हमारे सामने एक सवाल पेश किया। उसने कहा कि क्या तुम दोनों मेरी डेड बॉडी को यहाँ से निकाल सकते हो? अगर तुमने मेरी डेड बॉडी को नहीं निकाला तब भी कोई बात नहीं, मगर तुम इस बरामदे की धूल को माँ गंगा की नदी में बहाना होगा।
और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि पहली बार मुझे किसी लड़की के मरने का इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो लड़की अचानक वहाँ से गायब हो गई और उसके बाद सामने की तरफ नजर आने वाले वो दरवाज़ा एकदम से खुल गया। अब तक मैं समझ चुका था कि किसी भी अतृप्त आत्मा के भटकने का एक ही कारण होता है। दोस्तों, इस भयानक और डरावनी घटना के बाद मैं और मेरा दोस्त सुमित, हम दोनों ने उस बरामदे की धूल को एक थैली में बांध लिया और उसके बाद 2 दिन के बाद ही हम दोनों उस थैली को लेकर गंगा नदी में बहाने के लिए निकल गए, जहाँ पर लोगों की अस्थियों को बहा दिया जाता है। हम दोनों मजबूर नहीं थे, बल्कि हमें उस लड़की पर दया आ रही थी। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी उस मिट्टी को गंगा नदी में बहा दिया और उस दिन के बाद मुझे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी ने सिखा दिया था कि अगर बुरी चीज़ें भी इस दुनिया में मौजूद होती हैं और उनको बुरा बनाया जाता है तो बस एक बुरे इंसान के द्वारा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।